दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 12। पहला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आलोक में विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। पहला कथन है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। ये विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का था। दूसरा कथन है, आप देखिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा की। तो आप देखिए कौन सा कथन इसमें सही है। आप जान लीजिए दोस्तों, कलकत्ता कमीशन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में सुधार विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण आधार है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसमें कहा गया है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। तो ये गलत है, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है उसने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण आधार है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन ये है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा किया। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग की सिफारिश की थी, न कि इंटर कॉलेजों में। तो कथन 2 भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है वो क्या है। देखिए, स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, विमर्शक स्तर शिक्षण या रचनात्मक स्तर शिक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा विमर्शक स्तर शिक्षण। और आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विमर्शक स्तर शिक्षण उच्च कोटि के चिंतन कौशल की मांग करता है और शिक्षण के विमर्शक स्तर को आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर को शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है। पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, कोटक महिंद्रा या अमिताभ कांत। तो सही उत्तर है दोस्तों नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत को दोस्तों G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। और एक शेरपा एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे G8, G20, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन आदि में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधि होता है। तो उत्तर है दोस्तों अमिताभ कांत को G20 सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो आप जान लीजिए दोस्तों, स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। STARS स्टार्स इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है और स्टार्स का लक्ष्य 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन समुद्र तट कहाँ है। कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है ओडिशा। आप जान लीजिए दोस्तों, गोल्डन समुद्र तट ओडिशा राज्य के पुरी के समीप है और इसमें देखिए राधानगर समुद्र तट अंडमान निकोबार द्वीप में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, पुदुबिद्री समुद्र तट ये कर्नाटक में है और इन सभी को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। जबकि गोल्डन समुद्र तट जो है ये ओडिशा राज्य में पुरी के निकट है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी उपाधि प्राप्त किया है? देखिए, बीपी पाल, यशपाल, एमएस स्वामीनाथन या आर मिश्रा। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान सकते हैं, एमएस स्वामीनाथन। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। तो उत्तर है एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? देखिए, रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने या ब्रिटिश टीम ने? तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश टीम ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि सबसे पहले ब्रिटिश दल ने 1985 यानी 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना पड़ेगा? देखिए, भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील या दीपर बील? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ये है कि घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जान लीजिए, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैविएलिस गैंगेटिकस है। घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी और गिरवा नदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले इन घटनाओं का सन आप याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 1972 यानी 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर आप जान लीजिए 1973 यानी 1973 और प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 1972, 73, 92 और 2002। तो देखिए 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4, 2 देखते हैं दोस्तों। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी जो हो जाएगा इन घटनाओं या अधिनियमों का सही कालानुक्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ग कहा गया है। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। देखिए, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोस्तों संथाल विद्रोह का समयकाल याद रखिएगा 1855-56 है और संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। और दोस्तों इस विद्रोह के नेताओं में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। तो याद रखिएगा सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ये सभी दोस्तों संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे। तो ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आप जान लीजिए कि वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना रौलट एक्ट का प्रमुख लक्ष्य था और इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रौलट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इस कानून द्वारा वैयक्तिक
स्वतंत्रता तक सीमित किया गया था और इसको बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? देखिए, स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या फिर प्रकाश वर्ष। तो आपको बताना है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो ये है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। और दोस्तों निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है और प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो याद रखिएगा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक है। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? आपको बताना है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो सही उत्तर है दोस्तों, रेगुर जो है ये काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से दोस्तों रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में मिलता है। तो याद रखिएगा, रेगुर को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, 12 से 35, 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर आप जानते होंगे, राज्यसभा। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसके द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही है। और दूसरा है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये भी सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। और भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 था। और भारत के वर्तमान या 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यूपी स्पेशल से है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग और सेवा क्षेत्र में? तो सही उत्तर क्या है? कृषि क्षेत्र में। और आप जान लीजिए दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कितना 59.3% कर्मकार नियोजित हैं। और प्रदेश के कुल कर्मियों में कृषक 29%, जबकि कृषि श्रमिक 30.3% हैं। तो भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है किस प्रकार की? प्रौद्योगिकी, चक्री, संघर्ष संबंधी या संरचनात्मक? तो सही उत्तर है संरचनात्मक। दोस्तों भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल होती है।
संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों में रोजगार के अनुरूप कौशल का न पाया जाना होता है और अर्थव्यवस्था ढांचे का पिछड़ापन, सीमित पूंजी उपलब्धता और श्रम का बाहुल्य, ये भी संरचनात्मक बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। अगला प्रश्न नई शिक्षा नीति से संबंधित है। आपको जो है विभिन्न निकायों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? देखिए, SEA, परख, IITI और NITI और NTA। तो इसमें से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किन निकायों की स्थापना का प्रावधान है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, SSSA, तो इसका फुल फॉर्म है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण यानी स्टेट स्कूल, SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका प्रावधान है। परख दोस्तों, परख ये परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। और IITI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। तो ये 3 चीज़ों का प्रावधान है इसमें, यानी A, B और C। और आप जान लीजिए दोस्तों, NTA की स्थापना नवंबर 2016 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और फेलोशिप के लिए की गई थी। इसके अलावा योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट सचिवालय के प्रस्ताव पे NITI यानी नीति आयोग और NTA की स्थापना जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और फेलोशिप के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई थी। तो आप जान लीजिए A, B और C नई शिक्षा नीति के इसके अंतर्गत इन निकायों की स्थापना का प्रावधान है। तो ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय क्या है? पहला है नई तकनीकें जिसने शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतया बदल दिया है। दूसरा है शिक्षा में तकनीक की रोकथाम। तीसरा है कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग और चौथा अप्रचलित तकनीक। तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय ये है नई तकनीकें जिसने शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया है। और दोस्तों, विघटनकारी तकनीक उन परंपरागत तकनीकों को बदल देती है जो अस्तित्व में होते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें देखिए, ये विभिन्न तकनीकों की प्रक्रियाओं का समूह है, सही है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है, सही है। और इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, ये सही नहीं है। और इसका लक्ष्य आगामी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये था। और विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन C। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में किस जनरेशन्स के कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? दूसरा, पांचवा, छठवां या तीसरा? तो सही उत्तर है वर्तमान में 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है। IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर आदि इसी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, तीव्र गति और उपयोग में सरल होते हैं। और आप जान लीजिए मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग, सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C++, जावा आदि का प्रयोग इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज या प्रोग्राम? तो सही उत्तर है मेमोरी पद स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। और आप जान लीजिए स्मृति शब्द कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी या कैशे के रूप में कंप्यूटर में जाना जाता है। और इस प्रकार ये स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? ऑप्शन है क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग नंबर एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है,
तीसरा है क्योंकि इसका प्रयोग डिलीट करने के लिए नहीं किया जाता। चौथा है क्योंकि इसका प्रयोग इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है कैप्स लॉक को टॉगल की इसलिए कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 में संपन्न 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने जीता है और इसका आयोजन काजा हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था और ये आइस हॉकी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में वर्ष 2020 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हिस्सा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 में मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदवी स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना या राहुल द्रविड़। तो सही उत्तर है सुरेश रैना को। दोस्तों आप जान लीजिए कि मालदीव सरकार ने 2022 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदवी स्पोर्ट अवार्ड 2022 प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? देखिए, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद। दूसरा है कि दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। तीसरा है एक मैलिशियस पैरासाइट जो आपके मैसेज खा जाता है और कमेंट नष्ट कर देता है। सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो सही उत्तर है दोस्तों ईमेल अटैचमेंट जो है दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया होता है और इसमें वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, इमेज आदि होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? बजरंग पूनिया, दीपिका कुमारी, संकेत महादेव सरगर या श्रीहरि नटराज। तो सही उत्तर है संकेत महादेव सरगर ने 30 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक दिलाया और संकेत ने पुरुष वेट लिफ्टिंग के 55 किलो भार वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता और ये महाराष्ट्र के सांगली से संबंध रखते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संकेत महादेव सरगर ने दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक दिलाया था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर है कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों देखिए ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये याद रखिएगा तेलंगाना में। दोस्तों 2022 में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट को तेलंगाना में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है और चरण 1 में 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। 2023 में इसके प्रारंभ होने की उम्मीद है। तो दोस्तों याद रखिएगा दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट को तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।